नमस्ते बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे सिविक्स का, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। अब चूँकि इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा सेकुलरिज्म क्या था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलरिज्म के बाद हम लोगों को ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट क्या है और हमें इसकी क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जिस पे हमें गर्व है। एंड हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है और कैसे अपने सिटीजन्स का वो पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है। सो इट इज़ दिस एलिमेंट एंड टुगेदर मेक अस एज डेमोक्रेसी, एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। और ये जो है वो एक ऐसा, ये जो एलिमेंट है, ये तत्व है जो एक साथ डेमोक्रेसी में हमें किस तरीके से बेस्ट एक्सप्रेशन देने का माध्यम बनता है, और वो एलिमेंट्स है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के माध्यम से ही हम डेमोक्रेसी में अपना बेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वाई शुड पीपल डिसाइड। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को देखिए। एक आदमी है, वो आदमी ईवीएम मशीन को, एक पोस्टर लगा हुआ है ईवीएम मशीन का, और उसके पोस्टर को पढ़ने का प्रयास पढ़ रहा है कि कैसे ईवीएम मशीन काम करता है या फिर कैसे उसे वोट कास्ट करना है। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के तुरंत बाद प्रोसीडिंग दिस वाज ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच मेनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। इस एक लंबे से प्रोसेस में जिससे हमें आज़ादी मिले, इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जो डिफरेंट सेक्शन के थे। एंड पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल एंड दे वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये जो आइडियाज़ थे, उस आइडियाज़ से ये लोग प्रभावित थे और उसी को से प्रभाव में आकर इन लोगों ने अपने देश को इंडिपेंडेंट कराने का जिम्मा उठाया था। सो अंडर द कॉलोनियल रूल पीपल हैड लिव इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विथ मेनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लिया करते थे अंडर द कॉलोनियल रूल, ये चीज़ें जो थी वो उनके लिए ठीक नहीं थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो एग्री होते थे या नहीं होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट नियम लागू कर दिया करती थी। बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज द डिसीजन। और वो उसको जब भी कभी क्रिटिसाइज करते थे तो वो काफ़ी खतरे में रहते थे, उनकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती थी क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं था। सो द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। और ये सिचुएशन चेंज कैसे हुआ? तो जब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोग मूवमेंट चलाना शुरू कर दिए, तो द नेशनलिस्ट बिगैन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। और धीरे धीरे नेशनलिस्ट जो थे वो क्रिटिसाइज करने लगे ओपनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एंड 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, उसने डिमांड रखा था कि हमारे लिए लेजिस्लेचर में जगह दिया जाए, इलेक्टेड मेंबर हो, और हम लोग बजट को डिस्कस करें, उस पर क्वेश्चन पूछें। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो भारत शासन अधिनियम के तहत जो 1909 में आया था, उसके तहत कुछ रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ किया गया था लेजिस्लेशन में। वाइल दिस अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेयर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट, they did not allow for all adult to vote nor could people participate in decision making। तो इसके तहत लेजिस्लेचर के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें सभी लोगों को, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट नहीं था, जैसा कि चैप्टर 1 में आपने एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और लोगों को मन में
और लोगों के मन में ये डाउट था कि फ्रीडम के बाद हम लोगों को कितना पार्टिसिपेशन मिलेगा इंडिपेंडेंट इंडिया में डिसीजन मेकिंग के लिए। सो विथ द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस we were going to be a citizen of a free country, and this did not mean that government could do what is felt like. It meant that the government had to be sensitive to people needs and demand. तो गवर्नमेंट आज़ाद भारत में जो गवर्नमेंट बनी वो गवर्नमेंट कैसे सोचती थी इससे कोई मतलब नहीं था। मतलब था कि लोगों की ज़रूरत क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उसको गवर्नमेंट को शेप देना है। सो द ड्रीम एंड द एस्पायरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वेयर मेड concrete in the constitution of independent India that laid down the principle of universal adult franchise। तो इसी आइडियाज़ को फ्रीडम के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में शेप देने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल था उसको एडॉप्ट किया गया। तो पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज़ करते हैं, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ फॉर ए डेमोक्रेसी इज़ ए आइडिया ऑफ कंसेंट। जैसा कि हम देख चुके हैं डेमोक्रेसी में सभी का कंसेंट लिया जाता है, डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। सो इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग। तो लोगों का ये डिसीजन था कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा और देश कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। तो द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इन पार्टिसिपेट प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट का अदर इंस्टीट्यूशंस हो, सबके ऊपर सिटीजन का ट्रस्ट होना ज़रूरी है। ये मेन और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। सो हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कैसे अप्रूवल देगी और किस तरीके से इंस्टीट्यूशन के प्रति इनका फेथ रहेगा। तो वन ऑफ द वे डूइंग सो एज यू रीड इन थ्रू इलेक्शन पीपल वुड एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। तो लोग क्या करते हैं कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उनको लोगों के द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से चूज़ किया जाता है। और ये जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं और ये गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। सो द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर control and guides the government. In this sense, people through their chosen representative from the government and also control it. तो पार्लियामेंट जो है विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, जिसे हम चूज़ करके भेजते हैं उनसे मिल के बनता है और चूज़ करने का काम एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है कि दुर्गम से दुर्गम स्थान पे, कठिन से कठिन जगह पे जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है वहाँ हाथी के माध्यम से उनको वहाँ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। सो द एबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट थीम, ये आप क्लास 6-7 में भी पढ़ चुके हैं। एंड यू आर फैमिलियर विथ हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल। तो अलग अलग लेवल पे कैसे क्या चूज़ किया जाता है आप जानते हैं। जैसे कि अगर विधानसभा है तो उसके मेंबर को एमएलए कहते हैं, और जो क्षेत्र होता है जहाँ पे वोटिंग होती है उस क्षेत्र को कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट में होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहा जाता है ना। इस तरीके से आप इसको पूरा जो पॉइंट आउट किया गया है इसको आप पढ़ लेंगे। फिर यहाँ देखिए पार्लियामेंट का पिक्चर दिया हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर का पिक्चर है ये, है ना। राज्यसभा और लोकसभा का पिक्चर है। राज्यसभा में जो टोटल मैक्सिमम लोगों की संख्या है 245 है, और लोकसभा में जो मैक्सिमम लोगों की संख्या है वो 545 है। प्रेजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा का 245 और लोकसभा का 545। तो अब देखते हैं हम लोग कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, किस तरीके से पार्लियामेंट हमारे देश में काम करती है। तो क्रिएटेड आफ्टर 1947, 1947 के बाद जब इंडियन पार्लियामेंट बनता है तो इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज़ बनकर जो पार्लियामेंट है वो काम करता है।
So these are participation by people in the decision making process and government by consent. तो कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो गवर्नमेंट इन्हीं लोगों के कंसेंट के द्वारा आगे डिसीजन लेती है। तो पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैड इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और आज हमारे देश में पार्लियामेंट को बहुत ही ज़्यादा पावर दिया गया है क्योंकि ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इलेक्शन जो होता है उस इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन में सेम उसी तरीके से जैसे स्टेट का लेजिस्लेचर का चुनाव होता है उसी तरीके से पार्लियामेंट का भी चुनाव होता है। एंड द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस फॉर 5 ईयर। लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। एंड कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कंस्टिट्यूएंसी, जो अलग अलग क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एंड ईच ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 पर्सन एज द पार्लियामेंट में हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति जाता है। एंड द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। और जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन में वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। तो ये 16वीं लोकसभा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश को लीड किए थे। और 2014 के पॉलिटिकल पार्टी का जो स्ट्रक्चर था किस तरीके से कौन कितना सीट लेके आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले 282 सीट के साथ आगे थी। और इस तरीके से और भी सारी पार्टियां हैं। और जो दूसरा जो सबसे प्रबल विरोधी दल था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको 44 सीट मिले थे। तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक एक करके। और मेन इसमें आपको याद रखना है कि कौन सी पार्टी का क्या नाम है, कहाँ वो काम करते, किस स्टेट में काम करते हैं। और ये उससे पहले 2009 में जिसमें सरदार मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, इसमें किसी को बहुमत नहीं मिला था। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है सबसे अधिक सीट लाई थी 206। और इसके साथ 206 सीट लाने के साथ ही वो सबसे बड़ी पार्टी में थी। और उसने एक अलायंस गवर्नमेंट बनाया था और उस अलायंस गवर्नमेंट का नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के तहत भारत में शासन किया गया था 2009 के इलेक्शन में। तो हमारे देश में देखा जाए कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो इसी तरीके से चुनाव के बाद एक गठबंधन बनाती है या चुनाव से पहले एक गठबंधन बनाती है, अलायंस बनाती है और सब मिलकर एक साथ वो गवर्नमेंट बनाने का काम करते हैं। तो वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं उनको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। एंड वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पार्लियामेंट का कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। पहले तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं यानी टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। याद रखने वाली बात है कि पार्लियामेंट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। सो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपी बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टी। कौन से पॉलिटिकल पार्टी से कितने मेंबर जो हैं वो बिलोंग करते हैं। And for a political party to form the government, they must have a majority of elected MP। तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी होना चाहिए इलेक्टेड MPs का, यानी सबसे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब 543 जो मेंबर्स हैं टोटल इलेक्टेड, और 2 मेंबर हैं एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड। इसको याद रखना है कि 2 एंग्लो इंडियन होते हैं नॉमिनेटेड। तो इसको मिलाकर जो जितने भी लोग होते हैं, तो लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी होती है तो मेजोरिटी पार्टी कम से कम एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर उनके पास होना चाहिए। जैसे कि 272 मेंबर्स या उससे ज़्यादा जिनके पास होगा वो सरकार बनाएगी और उससे कम जिसके पास होगा वो अपोजिशन में रहेगी।
तो द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी या कॉलिजन फॉर्म। जो मेजोरिटी पार्टी होता है या जो गठबंधन की सरकार बनती है उसके अपोजिट में जितनी भी पार्टियां होती हैं सब अपोजिशन पार्टी कहलाती है। और उसमें से भी एक मेन अपोजिशन पार्टी कहलाती है। मेन अपोजिशन पार्टी कौन होती है? तो द लार्जेस्ट एमंग द पार्टी इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करती है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करते हैं पार्लियामेंट के बाहर। एंड दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव माइंड व्हेन वी यूज टर्म गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी जो होती है उसके जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड फ्रॉम द एमपी हु बिलोंग टू द हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स। और अपने ही पार्टी से यानी अपने गठबंधन से बहुत सारे मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। और ये मिनिस्टर जो है वो डिफरेंट एरिया में अलग अलग क्षेत्र में उनको चार्ज दिया जाता है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। और इस तरीके से राष्ट्रपति सबको शपथ दिलवाते हैं। ऑफन टाइम इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। प्रायः देखने को मिलता है कि कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है और ये गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको अलायंस करना पड़ता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो इंटरेस्टेड होते हैं गवर्नमेंट बनाने में उनके साथ मिलकर ये गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का, राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है जो कि 1930 में बना था। और कहा जाता है कि द फोटो ऑन लेफ्ट ऑफ द साउथ ब्लॉक विच हाउस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। साउथ ब्लॉक को पीएमओ हाउस भी कहा जाता है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नॉर्थ ब्लॉक का जो फोटो है द राइट ऑफ दिस हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके साइड में यानी इसके राइट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो इस तरीके से जितने भी जो मिनिस्ट्रीज हैं सभी यूनियन गवर्नमेंट के यहीं पे साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के आसपास ही सब बनाए गए। दूसरा, अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का भी फंक्शन कुछ ऐसा ही है। बट राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जिस राज्य में ये चुनाव होता है वहाँ के जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के व्यक्ति को चूज़ करते हैं। और ये भी इंडियन पार्लियामेंट का एक पार्ट है। एंड द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेचर एंड बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा। तो कोई भी बिल या ऑर्डर या लॉ पास करना है तो उसके लिए राज्यसभा का भी सहमति जरूरी है। एंड इट इज़ देयरफॉर हैज़ ए इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉ इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। तो अल्ट्रेशन जो है वो देखती है, रिव्यू करती है, राज्यसभा का ये काम है, चाहे वो लोकसभा के ही द्वारा क्यों ना लाया गया बिल हो। एंड द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में चूज़ किए गए मेंबर्स के द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है। और जो इसके टोटल कुल संख्या 233 जो कि इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। सो तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है पार्लियामेंट का वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे गाइड किया जाता है। तो पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो बीइंग विथ ए क्वेश्चन आवर किया जाता है। और क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन आवर का जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है वो है कि जितने भी एमपीज होते हैं वो इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन सामने रखते हैं संसद के पटल पे और जो अपोजिशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल करने का ये एक इम्पॉर्टेंट साधन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके का काम करता है तो वो किस अधिकार से वो काम करता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है और वो काम सही है या गलत उसको देखता है। तो बाई आस्किंग क्वेश्चन गवर्नमेंट इज अल्टर्ड टू इज शॉर्ट कमिंग एंड आल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट।
तो आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज क्रूशियल टास्क फॉर द एवरी एमपी। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये क्रूशियल टास्क है। एंड द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और यहीं पे अपोजिशन का मेन रोल देखने को मिलता है और वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाने में, हेल्दी डेमोक्रेसी को फंक्शन करने में वो अपना योगदान देती है। दे हाईलाइटेड द ड्रॉबैक इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पॉलिसीज और प्रोग्राम के ड्रॉबैक को वो रिकॉग्नाइज करती है और पार्लियामेंट के जो गवर्नमेंट होती है उसको, गवर्नमेंट के जो फॉर्मेशन करने वाली पार्टी होती है उसको बताती है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उनके द्वारा। सो द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इट इज केप्ट ऑन इट्स toes by the question asked by the MP. In addition, in all matters dealing with finance, the parliament approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the parliament controls, guide and inform the government. The MPs as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament. तो जितने भी MPs होते हैं वो MPs का जो काम है उसको कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट करती है। और MPs एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वो कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को कि वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं और उन पर इंडियन डेमोक्रेसी डिपेंड करता है। तो ये कई तरीका है पार्लियामेंट को कंट्रोल करने का। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है पार्लियामेंट का वो है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का और इसके लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। सो हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में है कौन? पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। पार्लियामेंट में आने वाले जो लोग होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। ये कई सारे लोग रीजनल पार्टी के होते हैं जो मोर रूरल मेंबर्स होते हैं और कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो अनरिप्रेजेंटेड रह गए हैं, उनके द्वारा यहाँ पे पार्लियामेंट में इलेक्टेड होकर जो वो व्यक्ति आते हैं। कहता है ग्रुप्स एंड पीपल दैट वेयर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बीइंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। तो उनको पार्लियामेंट में लाने का काम किया जाता है। दे हैड आल्सो बीन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। देखा गया है कि उनकी संख्या भी अब धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बढ़ रही है। दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे वो अब धीरे धीरे पार्लियामेंट में ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो लोकसभा इलेक्शन में हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इनकी संख्या बढ़ी है वोटर्स टर्नआउट का। तो फर्स्ट में था 61.16 और 16th में ये आके 66.40 पर आ चुका है और अभी 17th लोकसभा पार्लियामेंट का चुनाव हो चुका है जिसके तहत अभी आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री हैं दूसरे टर्म में और ये 2024 तक चलेगा। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। कभी कभी ये भी देखने को मिला कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं देती है अपने सोसाइटी का। देयर इज ए realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that community what have been historically marginalized are given adequate representation। तो ये realize किया जाएगा कि when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized, वैसे community जो मतलब ऐतिहासिक रूप से बहुत एंशियंट टाइम से ही जिनको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में रखा गया था उनको अभी तक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया। तो विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व इन पार्लियामेंट। तो इसके लिए क्या किया गया है कि कुछ सीटें जो है वो रिजर्व कर दिया गया है पार्लियामेंट में और वो रिजर्व सीट है SC और STs के लिए। तो अब होता ये है कि जब भी कभी चुनाव होता है तो जिस कंस्टिट्यूंसी को SC और ST के लिए रिजर्व किया गया है तो उस कंस्टिट्यूंसी से सिर्फ और सिर्फ वैसे ही व्यक्ति आते हैं जो दलित और आदिवासी समुदाय से होते हैं और दलित आदिवासी समुदाय को वो रिप्रेजेंट करते हैं।
अब उसके बाद सिमिलरली देखा जाए तो वीमेन का पार्टिसिपेशन की भी बात आती है कि इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सीट फॉर वुमेन का भी पार्टिसिपेशन हमारे पार्लियामेंट में कम है, तो उनके लिए भी सीट रिजर्व रखने की बात की जाती है। एंड दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड, अभी तक ये जो है वो डिबेट का ही विषय रहा है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये बात उठी थी और उस समय ये बातें नकार दी गई थी कि हमें रिजर्व सीट नहीं चाहिए, और नकारने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वीमेन ही थी। सो 60 ईयर एगो ओनली 4% ऑफ MP वेयर वुमेन एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबव 11%। तो 60 साल 70 साल के बाद 4 से 11% तक ही इनका जो है योगदान पार्लियामेंट में हो पाया है। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। तो आधी जनसंख्या वुमेन की है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कहें तो पार्लियामेंट में जो नियम बनाने वाले लोग हैं उनमें विमेन की पार्टिसिपेशन मात्र 11% है। तो इट इज़ इश्यू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें रिप्रेजेंटेशन का जो मुद्दा है, जो सबका रिप्रेजेंटेशन करती है, वो कितना कहाँ तक सही है, ये विमेन को लेकर आज भी ये जो है क्वेश्चन हो अनरिजॉल्व है। तो द फैक्ट दैट वी कैन आस्क this question and are working towards answer is reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government। तो हम लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा काम हो रहा है, जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट वर्क कर रहा है, तो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा फेथ है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट जो दिखाता है, तो क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन शामिल है। तो आप इस सोचेंगे, क्योंकि विमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द रेशियो कितना सही है उसको आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ ग्लोसरी है, ग्लोसरी में 3 पॉइंट दिया हुआ, अप्रूवल, कॉलिजन एंड अनरिजॉल्व। अप्रूवल का मतलब होता है कंसेंट लेना, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उससे कंसेंट लेना, उसके लिए फेवरेबल माहौल बनाना, और पार्लियामेंट जो है हमेशा कंसेंट लेती है, अप्रूवल लेती है लोगों का। कॉलिजन मीन्स, कॉलिशन गवर्नमेंट मीन्स होता है कि एक टेम्प्रोरी अलायंस होता है मोर देन 2 पार्टीज़ का, मोर देन 1 पार्टीज़ का, जिसके तहत गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है जब किसी गवर्नमेंट को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, यानी कि आधी से ज़्यादा जो सीटें हैं वो नहीं जीत पाती। अनरिजॉल्व मतलब कि जो कि अभी तक जिसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, इट इज़ नो इजी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो इससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन आंसर कर लेना है। और अभी जो चुनाव हुआ था 2019 में, 2019 के चुनाव में क्या स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जिस तरीके से आपके बुक में ये लिखा गया है, यहाँ देखिए, इस तरीके से आपको बनाना है। जो रिजल्ट ऑफ 16 लोकसभा है इसमें जो दिया हुआ है, वैसे ही रिजल्ट ऑफ 17th लोकसभा आपको बनाना है और बनाकर हमारे साथ शेयर करना है। धन्यवाद।